Today we are going to discuss unit second, which is foundation. फिर कुछ पार्ट्स हमने देख लिए थे in first unit also regarding foundation. The basic concept about the foundation is clear to you all. What is the function of foundation? Foundation is designed to transfer the load of superstructure to what? To subsoil. ठीक है. It basically transmits the load from superstructure to सबसॉइल. सुपर स्ट्रक्चर से सबसॉइल को जो लोड ट्रांसफर करता है वो करता है हमारा फाउंडेशन. ठीक है. किसी भी स्ट्रक्चर का सबसे मेन कंपोनेंट उसकी फाउंडेशन ही होगी. फाउंडेशन जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उतनी ही अच्छा स्ट्रक्चर होगा वो. ठीक है. एवरी बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू पार्ट्स. हर बिल्डिंग इन दो पार्ट्स में डिवाइड होती है विच आर सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर. दीज बोथ पॉइंट्स आर क्लियर टू यू ऑल. सब स्ट्रक्चर में क्या आता है? व्हाट कम्स अंडर सब स्ट्रक्चर? Example of substructure is foundation, which we are going to discuss in this unit. ठीक है. Foundation comes in substructure, उसको आज हम deal करेंगे. ठीक है. So how we will define the substructure? Substructure is that part of a building. It is that part of a building which is below the ground level. ठीक है. And is in direct contact with the soil. एक तो ये below ground level होता है एंड सेकंड वन इट इज डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद द सॉइल. ठीक है. जैसे फाउंडेशन है, फाउंडेशन इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद सब सॉइल. फाउंडेशन इज इन प्लिंथ. कौन कह रहा है? आलोक राज, प्लिंथ कैसे आ जाएगी सब स्ट्रक्चर में? हाउ कम प्लिंथ विल बी इन सब स्ट्रक्चर? ठीक है. इस पे लोड ट्रांसफर हुआ. दिस फाउंडेशन इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद सॉइल. ठीक है. ये फाउंडेशन जो है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होती है किसके? सॉइल के. ठीक है. इट ट्रांसमिट द लोड टू द सॉइल बिलो इट. So there are two essential components for a structure to be called as substructure. First is it is in direct contact with subsoil. Second is it is below ground level. दो component important है. One is it is in direct contact. Second is it is below ground level. ठीक है. क्लियर है? एंड द सुपर स्ट्रक्चर इज द पार्ट ऑफ द ग्राउंड लेवल जिसमें हमने वॉल स्ट्रेंथ ये सब पढ़ी थी. ठीक है. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यदि फर्स्ट यूनिट में किसी को नहीं समझ में आया हो तो अब क्लियर हो गया होगा. रिप्लाई एटलीस्ट इन यस और नो. कोई डाउट अभी तक? नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाउंडेशन? ये सबसे इम्पोर्टेंट है. ये तुम सबको क्लियर होनी चाहिए. ठीक है. इट distributes the load or the weight of the superstructure over the large area such that the pressure due to load at the base of the footing does not exceed the safe bearing capacity of subsoil. ठीक है. इस पॉइंट को एक बार और पढ़ो फिर एक्सप्लेन करते हैं. इट डिस्ट्रीब्यूट द लोड और द वेट ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर over a large area such that the pressure due to load at the base of the footing does not exceed the safe bearing capacity of the subsoil. सबसॉइल की जो safe bearing capacity है उसको एक्सीड ना करे. देखो बेसिकली क्या होता है. सपोज करो ये पूरा तुम्हारा सुपर स्ट्रक्चर है. दिस इज योर सुपर स्ट्रक्चर. ठीक है. इस सुपर स्ट्रक्चर को संभालने के लिए इसमें क्या होंगी? फाउंडेशन होंगी. इस सुपर स्ट्रक्चर को संभालने के लिए इसमें फाउंडेशन होंगी. ट्रांसफर मैकेनिज्म सबको समझ में आ गया था. तो व्हाट दी फाउंडेशन विल डू?
these foundation will transmit the load of this superstructure to the subsoil. इस सबसॉइल पे ट्रांसमिट करेगी. अब ये जो सॉइल है, ठीक है, इस सॉइल की लोड बियरिंग कैपेसिटी सपोज करो 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर है. ठीक है, सपोज द लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस सॉइल इज 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना. और इस फाउंडेशन पे जो लोड आ रहा है, ठीक है, उस लोड पर यूनिट एरिया विच इज इक्वल टू स्ट्रेस, वो वैल्यू सपोज करो 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर है. ठीक है, लोड ऑन दिस फाउंडेशन इज 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर और सॉइल की जो कैपेसिटी है दिस इज 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो बताओ क्या ये फाउंडेशन सस्टेन कर पाएगी इस सॉइल पे? यस और नो? क्या हो जाएगा इस फाउंडेशन का, ये जो फाउंडेशन है, ये जो फाउंडेशन है, इट विल फेल. ठीक है, सबसाइड कर जाएगी ये, हाँ अंदर चली जाएगी. ये ऐसे ही है जैसे सपोज करो तुम्हारे ऊपर कोई वेट, सपोज करो तुम्हारे ऊपर कोई वेट रखे हैं हम 50 किलो न्यूटन का और तुम्हारी बॉडी की कैपेसिटी केवल 40 किलो न्यूटन है. ठीक है, तो तुम्हारी बॉडी जैसे रिएक्ट करेगी फॉर दिस वेट, सेम उसी तरीके से रिएक्ट करेगी ये सॉइल. ठीक है, तो सॉइल की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है, सॉइल की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है उसको डिवाइड कर दें बाय इट्स एरिया, उसको बोलते हैं बियरिंग कैपेसिटी. उसको बोलते हैं बियरिंग कैपेसिटी. ठीक है, एक्चुअल में उसको बोलते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी. ठीक है, अब उसको हम एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देते हैं. व्हेन वी डिवाइड इट बाय सम फैक्टर ऑफ सेफ्टी देन वी गॉट सेफ बियरिंग कैपेसिटी. ठीक है, फिर हमें मिलती है सेफ बियरिंग कैपेसिटी. ठीक है, तो उस सेफ बियरिंग कैपेसिटी से इस फाउंडेशन की जो, इस फाउंडेशन पे जो लोड आ रहा है वो हमेशा कम होना चाहिए. फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट? नॉट, क्या डाउट है? आलोक एक बार और क्या बताऊं, कोई स्पेसिफिक हो तो पूछो. देखो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इस तरीके से है, जैसे सपोज करो तुमने 100 में पढ़ी होगी ये कोई स्टील बार है. ठीक है, इस स्टील बार की कुछ लोड बियरिंग कैपेसिटी होगी, मतलब कोई ऐसा लोड होगा जिसपे ये फेल होता होगा. देयर विल बी सम लोड एट विच दिस मटेरियल विल फेल. ठीक है, उस लोड को वी विल कॉल इट एज अल्टीमेट. उस लोड को वी कॉल इट एज अल्टीमेट. ठीक है, if we divide this ultimate load by factor of safety, ठीक है, some factor of safety, तो ये जो लोड होता है ना इसको बोलते हैं सेफ लोड. ठीक है, हमेशा जितने भी स्ट्रक्चर डिजाइन होते हैं वो उसकी अल्टीमेट कैपेसिटी पे कभी डिजाइन नहीं होते, तभी तो स्ट्रक्चर फेल नहीं होते हैं. कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर उसकी अल्टीमेट कैपेसिटी पे डिजाइन नहीं होता. सपोज करो जो फ्लोर्स होते हैं, जो स्लैब्स होती हैं वो आरसीसी की होती हैं. आरसीसी की यदि तुमने डिजाइन करी और उसकी जो लोड बियरिंग कैपेसिटी है वो 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर है. ठीक है, तो हमेशा जो उसको
कुछ ना कुछ इसकी सेफ्टी पे लेंगे, इस पे कुछ ना कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाएंगे, उसके बाद उस लोड को बियर करने की कैपेसिटी के लिए इसे डिजाइन करेंगे। ठीक है, उस लोड को बियर करने की कैपेसिटी पे डिजाइन करेंगे। इसको इस तरीके से समझो, यदि तुम्हें कोई वेट दिया जाए, तुम्हारी वेट कैरिंग कैपेसिटी है 40, तुम्हारी वेट कैरिंग कैपेसिटी है 40, सपोज करो हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया 2, तो तुम्हें केवल 20 न्यूटन का लोड दिया जाएगा। ठीक है, यही सबसे बड़ा रीजन है जिस वजह से स्ट्रक्चर्स फेल नहीं होते हमारे। स्ट्रक्चर्स जो है वो कुछ ना कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके डिजाइन होते हैं। अब क्लियर है सबको? बियरिंग कैपेसिटी से कम भी हो सकता है, इसके इक्वल भी हो सकता है, सेम बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, अब एक और चीज इसमें लिखा हुआ है, इट डिस्ट्रीब्यूट्स द लोड और वेट ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर ओवर लार्ज एरिया। ठीक है, ये जो है इस वेट को लार्ज एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, ये जो है इसको, मतलब कि यदि ये फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन लोड को, ये फाउंडेशन लोड जो है ये इसके नीचे जो सबसॉइल है इसके लार्ज एरिया पर ट्रांसमिट करती है। ठीक है, लार्ज एरिया ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस। उससे क्या होता है, एक इंडिविजुअल पॉइंट पे जो प्रेशर होता है वो कम होता है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखो, द फाउंडेशन ट्रांसफर द लोड ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर इवनली और यूनिफॉर्मली to the subsoil, thus preventing the unequal or differential settlement which can cause cracking, tilting और collapse of building। ठीक है, अब ये क्या फंक्शन है? ठीक है, ये जो है, जो सॉइल है इसके नीचे उस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ट्रांसमिट होता है। यूडीएल पढ़ा होगा तुमने, यूडीएल पढ़ा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज ट्रांसमिटेड टू द सबसॉइल। उससे क्या होता है, जो फाउंडेशन के नीचे की जो सॉइल होती है वो यूनिफॉर्मली इस लोड को लेती है। यदि सपोज करो ऐसा नहीं होता है, सपोज करो ये वाला पार्ट, इसके नीचे ये वाला पार्ट, इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी 40 और इसकी 50। ठीक है, इसकी 40 और इसकी 50 है, तो क्या होगा, इधर जो है, इधर सेटलमेंट होने के चांसेस होंगे, तो ये सेटल कर जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल सेटलमेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल सेटलमेंट। तो डिफरेंशियल सेटलमेंट भी नहीं होता केसेस में, क्यों नहीं होता, क्योंकि ये जो फाउंडेशन है इट ट्रांसमिट द लोड यूनिफॉर्मली टू द सबसॉइल। वो जो है सॉइल पे यूनिफॉर्मली उस लोड को ट्रांसमिट करती है। तो उस यूनिफॉर्म ट्रांसफरिंग ऑफ लोड की वजह से जो सबसॉइल है वो उस लोड के अगेंस्ट यूनिफॉर्मली एक्ट करती है। यदि इसका मैं प्रेशर डायग्राम बनाऊं, तो यदि यहाँ से जो भी लोड आ रहा है ना, तो सॉइल उस लोड के अगेंस्ट कैसे रिएक्ट कर रही है, सॉइल उस लोड के अगेंस्ट कैसे रिएक्ट कर रही है, कुछ ऐसे रिएक्ट करती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की तरह रिएक्ट करती है सॉइल। ये चीज क्लियर हुई? ये चीज क्लियर हुई?
नेक्स्ट इज फाउंडेशन प्रोवाइड्स अ लेवल इवन एंड अ हार्ड सरफेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। कभी भी जब हम कोई स्ट्रक्चर रिमूव करते हैं, मतलब कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उस कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं हम, उसकी फाउंडेशन। तो फाउंडेशन शुड बी लेवल, इट शुड बी इवन, सर। तो ये दो पॉइंट क्लियर है, पहले दो पॉइंट में किसी को कोई डाउट? फर्स्ट टू पॉइंट में किसी को कोई डाउट अभी तक? ठीक है, दो फंक्शन तो हमें समझ में आए कि जो फाउंडेशन होती है वो फाउंडेशन लोड को ट्रांसमिट करती है टू द सबसॉइल। इस तरीके से कि जो फाउंडेशन लोड है, फाउंडेशन पे जो लोड आ रहा है, इट शुड बी लेस देन द सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट सॉइल। जिस सॉइल के ऊपर वो फाउंडेशन बनी है, उस सॉइल की सेफ बियरिंग कैपेसिटी से उस फाउंडेशन पे जो लोड आ रहा है उसकी बियरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए या स्ट्रेस होना चाहिए, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है। सेकेंड इज फाउंडेशन ट्रांसफर द लोड ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर इवन और यूनिफॉर्मली। ठीक है, इट ट्रांसफर द लोड टू द सॉइल इवनली। बेसिकली क्या होता है ना, कुछ टाइम्स क्या होती है, सॉइल भी अलग तरीके से होती है। जैसे कि ब्लैक कॉटन सॉइल होती है, तो ब्लैक कॉटन सॉइल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेल्फ सेटलमेंट होती है। ठीक है, सेटल करती है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से वो सेटल करती है। तो उन एक्सेप्शंस को छोड़ के यदि कोई नॉर्मल सॉइल है, क्योंकि आगे पढ़ोगे तुम सॉइल में ये चीजें पढ़ोगे तो वहां तुम कंफ्यूज होगे, तो उन सब एक्सेप्शंस को छोड़ के यदि सॉइल नॉर्मल है, ठीक है, तो जो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म होगा वो यूनिफॉर्मली होगा टू द सॉइल। अभी हम लोग आगे जब एसएफई पढ़ेंगे, फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, तो उसमें इसकी डिजाइन करते हैं हम लोग, फाउंडेशन की विड्थ की और इसकी डेप्थ की, कि कितने डेप्थ पे फाउंडेशन दें और किस विड्थ की फाउंडेशन होनी चाहिए जिससे कि जो शेप बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल है वो कम आए। ठीक है, वो सॉरी, जो लोड क्या कहते हैं फाउंडेशन ट्रांसमिट कर रही है टू द सॉइल वो कम हो। ठीक है, नेक्स्ट इज फाउंडेशन प्रोवाइड अ लेवल इवन एंड अ हार्ड सरफेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, इवन और हार्ड सरफेस। एंड फाउंडेशन आल्सो प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट मूवमेंट ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन से क्या होता है, जो सॉइल्स हैं, सॉइल्स में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। सॉइल जो होती है वो पोरस होती है, तो सॉइल्स में जो पोर्स होते हैं, फाउंडेशन क्या करती है, एक तरीके से लोड प्रोवाइड करती है। लोड की वजह से सॉइल का क्या होता है, कॉम्पैक्शन। व्हाट दिस कॉम्पैक्शन विल डू, दिस विल रिड्यूस द पोर साइज, पोर साइज को रिड्यूस करेगी। ठीक है, और विद रिडक्शन इन पोर साइज व्हाट विल हैपन, जो वॉइड्स हैं वो वॉइड्स कम होंगे। जब वॉइड्स कम होंगे तो उनसे जो मूवमेंट होता था मॉइस्चर का या वाटर का वो भी कम होगा। ये वाला पॉइंट क्लियर है? ठीक है, इसमें कोई डाउट? मतलब सॉइल का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ जिससे कि तुम्हें, देखो सॉइल इज बेसिकली मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट। यदि हम सॉइल की बात करें, इट इज मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट। थोड़ा रफ आइडिया दे देता हूँ। सॉलिड एंड वॉइड। ठीक है, वॉइड्स जो है इट डिवाइड्स इनटू टू मोर कंपोनेंट। या तो वॉइड्स में बी फिल्ड विद वाटर और इट मे बी फिल्ड विद एयर। ठीक है, वॉइड्स जो है या तो पानी से भरे होंगे या फिर एयर से भरे होंगे। ठीक है, इन्हीं वॉइड्स को मैं बोल रहा हूँ यहाँ पोर्स। ठीक है, मैं वॉइड्स भी बोल सकता था पोर्स। ठीक है, वॉइड्स जो है वो या तो पानी से भरे होंगे या एयर से। अब ये इसी फॉर सेम वॉल्यूम यदि मैं इसको कंप्रेस करूं, ठीक है, कॉम्पैक्ट करूं, तो व्हाट विल हैपन विद कॉम्पैक्शन, व्हाट विल हैपन विद कॉम्पैक्शन, ये जो है दबेगी सॉइल। ठीक है, दबने का मतलब क्या है, इसके अंदर के पोर्स जो है वो रिमूव होंगे, इसके अंदर के वॉइड्स जो है रिमूव होंगे। तो जब वॉइड्स रिमूव होंगे तो इसके अंदर जो मॉइस्चर होगा, जो वाटर होगा, जो मॉइस्चर होगा, उसका मूवमेंट भी रुकेगा। क्लियर है ये चीज? एक और लास्ट पॉइंट देख लो।
4 हो गए। एक और पॉइंट समझ लो, जो फाउंडेशन है ना, इट एक्ट एज एन एंकर टू द सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर को एंकर प्रोवाइड कर, एंकर किस फॉर्म में, सपोज करो तुम्हारी बिल्डिंग हाइट बहुत ज्यादा है, नॉर्मल हाइट जो होती है उन पे तो ऐसा कुछ नहीं होता, बट जब बिल्डिंग हाइट बहुत ज्यादा होती है तो उस पे क्या है, उस पे क्या होगा, विंड का प्रेशर भी आएगा। ठीक है, विंड लोड विल ऑल्सो कम जब बहुत हाइट पे होती है, जैसे बुर्ज खलीफा है। ठीक है, तो विंड लोड भी आता है। तो विंड लोड क्या करेगा, इसको लेटरल मूवमेंट प्रोवाइड करेगा। दिस इज कॉल्ड लेटरल मूवमेंट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग ऐसे स्विंग होगी, बिल्डिंग ऐसे स्विंग होगी, तो इस स्विंग को भी प्रिवेंट करने के लिए जो फाउंडेशन होती है, फाउंडेशन एक तरीके से नीचे से प्लग इन कर दिया है इसको, फाउंडेशन क्या है, इस लेटरल मूवमेंट को भी रेस्ट्रिक्ट करेगी बिल्डिंग के। समझ में आ गया ये पॉइंट? तो ये लिख सकते हो, फाउंडेशन, फाउंडेशन एक्ट एज एंकर, एक्ट एज एंकर टू द सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर के लिए एक तरीके से एंकर का काम करेगी क्या, फाउंडेशन। तो 5 पॉइंट क्लियर है। ये ब्रॉड ब्रॉड पॉइंट हैं, बाकी इन पॉइंट्स को तुम कितने भी इनडायरेक्ट पॉइंट्स में जोड़ सकते हो। ये ब्रॉड 5 पॉइंट्स हैं जो कि फंक्शन है किसके, फाउंडेशन के। अब पूछो किसी को यहाँ तक जो भी डाउट हो विद द डेफिनेशन ऑफ फाउंडेशन। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि कोई भी बिल्डिंग है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपोनेंट, फर्स्ट इज सब स्ट्रक्चर, सेकंड इज सुपर स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर में हम मेनली डील करते हैं फाउंडेशन से। देन वी हैव डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ फाउंडेशन, व्हाट द फाउंडेशन इज, देन वी डील विद द functions of the foundation. So basically 5 important functions of foundations are there. First is जो फाउंडेशन है ट्रांसफर द लोड टू द सबसॉइल, एंड जो ट्रांसफर मैकेनिज्म होता है उस ट्रांसफरिंग में जो फाउंडेशन पे सॉइल टू कंप्रेशन देने के बाद क्या होता है बेटा, वही तो बताया, सॉइल जब कंप्रेस हो जाती है तो उसके अंदर के जो वर्ड्स हैं वो रिमूव होते हैं। सॉइल को हम कॉम्पैक्ट ही इसलिए करते हैं क्योंकि सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। विद कॉम्पैक्शन द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल विल इंक्रीज। एक चीज, वॉइड यदि कहीं, अच्छा एक चीज बताओ, डेंसिटी टर्म से सब वो, मतलब डेंसिटी सबको पता है क्या होती है। आर यू ऑल अवेयर विद द वर्ड डेंसिटी, यस और नो? कुछ ऐसा टफ सा नहीं पूछूंगा, नॉर्मल सी चीज है। सॉलिड, एयर और वाटर में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? सॉलिड, फिर उसके बाद, सॉलिड के बाद वाटर, वाटर के बाद एयर। ठीक है, सॉलिड, सॉलिड के बाद वाटर, वाटर के बाद वी हैव एयर। ठीक है, अब फॉर द गिवन वॉल्यूम, ठीक है, ये तुम्हें मैंने एक वॉल्यूम दे दिया, इसमें क्या थी, एयर थी, सॉइल सॉलिड थे, एयर थी, सॉइल सॉलिड थे, और क्या था, वाटर था, सपोज वाटर भी था। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस विद कंप्रेशन, कंप्रेशन से क्या होगा, खुद ही बताओ, खुद ही आंसर दो, किसने पूछा था ये क्वेश्चन? देखो कोरिलेशन समझा करो अपने आप, किसी ने पूछा था ना सॉइल कंप्रेशन से क्या होगा। यस पार्क, हाँ वर्ड्स हट जाएंगे। हाँ, वर्ड्स कैन बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ, words can be either in the form of water or in the form of air। ठीक है, सपोज वर्ड्स हट गए, फिर क्या होगा, फॉर द सेम गिवन वॉल्यूम सॉलिड्स ज्यादा होंगे। यदि इनिशियली सॉलिड S1 थे और फाइनली सॉलिड S2 थे, तो S2 विल बी ग्रेटर देन S1, यस और नो? होगा या नहीं होगा? S2 विल बी ग्रेटर देन S1। ठीक है, तो व्हेन S2 इज ग्रेटर देन S1, और तुम खुद कह रहे हो, मैंने नहीं बोला, तुमने खुद ने बोला कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ
तो होल सिस्टम की डेंसिटी यदि इसकी गामा 1 है और इसकी डेंसिटी गामा 2 है, तो गामा 2 विल बी ग्रेटर देन गामा 1, यस और नो? यस और नो? इसका क्या मतलब है? सॉइल गेट डेंसिफाइड, सॉइल गेट डेंसिफाइड और strength of soil will increase. एक हॉलो रॉड को तोड़ना आसान है या एक सॉलिड रॉड को तोड़ना आसान है? एग्जैक्टली, हॉलो रॉड। क्यों? क्योंकि हॉलो रॉड की डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड रॉड कम होती है, ठीक है। सिमिलरली कोरिलेट करो विद द सॉइल, सॉइल कंप्रेस हुई, कंप्रेस होने से क्या हुआ? वॉइड्स कम हुए, वॉइड्स कम होने से क्या हुआ? सॉइल सॉलिड का रेट बढ़ा, सॉइल सॉलिड के बढ़ने से क्या हुआ? उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई, और बीच में ऐड कर दो डेंसिटी इंक्रीज हुई, डेंसिटी इंक्रीज होने से क्या हुआ? उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई। क्लियर? कोई और डाउट हो तो पूछो। इफ एनी अदर डाउट देन आस्क, जिसका भी हो पूछो। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, यदि तुम सबको सब क्लियर है। देखो, एक्चुअली किसी भी बॉडी के ऊपर लोड आता है या स्ट्रेस आता है? बताओ, लोड आता है या स्ट्रेस आता है? अभी तुम इसी चीज में कंफ्यूज हो कि लोड आता है या स्ट्रेस आता है। लोड आता है, ठीक है। फिर हम चीज को स्ट्रेस के टर्म्स में क्यों पढ़ते हैं? भाई भी स्टडी एवरीथिंग अबाउट स्ट्रेस, हर चीज को। why we read everything in terms of stress? इसका कोई मतलब लॉजिकल रीजनिंग नहीं चाहिए मुझे, इसमें सिंपल सा रीजन चाहिए। ईश्वर ने जो रिप्लाई दिया वो थोड़ा सा नियरर है टू द आंसर, और कोई दो। इंटरनल फैक्टर इज नॉट द आंसर। बेटा, लोड भी तो एक तरीके से वही चीज बताएगा देवदत्त। इंटरनल फैक्टर कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ लोड। भाई तुम्हारी बॉडी है, ठीक है, देवदत्त की बॉडी है, उसकी कैपेसिटी इजीली निकाल सकते हो ना। जो भी बता देगा एक चॉकलेट मेरी तरफ से। तेरे को गूगल नहीं करना है, ऐसे ही बताना है। अरे पर्सनली मैसेज मत भेजो, वैसे ही भेजो। और को भी जो पता चले क्या लिख रहे हो तुम। बेटा, उससे क्या हुआ निशान? डेफिनेशन थोड़ी ना पूछ रहा हूँ। लोड इज फोर्स एंड स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, स्टडी अबाउट डिफॉर्मेशन, कोलिजन। कोलिजन
क्वेश्चन इज, अच्छा चलो क्वेश्चन में देखते हैं। एक बात बताओ, कैन यू कंपेयर 1 kN and 1 meter per second square with each other? क्या 1 kN और 1 meter per second square विच इज एक्सीलरेशन, इन दोनों कोई कंपैरिजन है? नहीं है ना। सपोज सपोज एक 4th क्लास का स्टूडेंट है, तो मैं तुम्हारी लैंग्वेज में ही समझाऊंगा तब तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। एक 4th क्लास का स्टूडेंट है, वो अपने ऊपर 40 न्यूटन लोड कैरी कर सकता है, 40 न्यूटन लोड कैरी कर सकता है, ठीक है। और एक टोमो डिप्लोमा स्टूडेंट, किसी का भी नाम ले लो, सपोज आप आलोक है, आलोक अपने ऊपर 80 न्यूटन का लोड ले सकता है। आलोक कैन टेक अ लोड ऑफ 80 न्यूटन, ठीक है। इन दोनों से तुम क्या समझे, कौन स्ट्रॉन्गर है? हु इज स्ट्रॉन्गर? आलोक 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 आलोक, क्लासमेट है इसलिए।